वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ति में वृद्धि अथवा पूर्ति में कमी, या सिंपल भाषा में कहें पूर्ति में परिवर्तन। पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था वो था पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और आज हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कब आता है, जब उस वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन आने से पूर्ति घटिया बढ़ जाती है, तो उसे बोला जाता है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति में परिवर्तन कब होता है? पूर्ति में परिवर्तन कब होता है? जब उसकी खुद की जो कीमत है वो तो रहती है स्थिर, जबकि अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण जब पूर्ति घटिया बढ़ जाती है तो उसे बोला जाता है पूर्ति में परिवर्तन। आपको आसान शब्दों में समझाता हूं मैं। ये किसी वस्तु की पूर्ति है, ये उस वस्तु की कीमत है। यदि इस कीमत में परिवर्तन के कारण कीमत बढ़ गई, पूर्ति बढ़ गई, कीमत घट गई, पूर्ति कम हो गई, तो इसे बोला जाता है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। जबकि उसकी वस्तु की कीमत स्थिर है, अन्य तत्व जैसे फर्म का लक्ष्य बदल गया या फर्म की तकनीक में परिवर्तन हो गया, भविष्य में कीमतों में कोई परिवर्तन आने की संभावना हो गई, तो उसकी वजह से पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उसे बोला जाता है पूर्ति में परिवर्तन। तो याद रखेंगे, खुद की कीमत से जो चेंज वो कहलाता है मात्रा में परिवर्तन, और अन्य तत्वों में चेंज की वजह से जो परिवर्तन आता है वो कहलाता है पूर्ति में परिवर्तन। तो पढ़ते हैं पूर्ति में वृद्धि अथवा पूर्ति में कमी या पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे भविष्य की संभावनाएं, तकनीक में परिवर्तन या फर्म के लक्ष्य में परिवर्तन होने के कारण उस वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है, तो उसे कहा जाता है पूर्ति में वृद्धि या कमी। यानी उसकी खुद की कीमत तो रहती है स्थिर, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में जो चेंज आता है उसे कहते हैं पूर्ति में कमी या वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि या कमी को पूर्ति वक्र के नीचे की ओर या ऊपर की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट किया जाता है। इसमें जो पूर्ति वक्र है वो हमारा या तो दाईं ओर खिसक जाता है या वो हमारा बाईं ओर खिसक जाता है, तो इसे बोला जाता है पूर्ति में परिवर्तन। यानी इसमें पूर्ति वक्र में खिसकाव होता है, और जबकि इस मात्रा में परिवर्तन में क्या होता है, पूर्ति वक्र पर संचलन होता है। ये छोटे छोटे माइनर से बिंदु हैं, ये हमारे एक एक नंबर वाले पॉइंट है। तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा पूर्ति में वृद्धि, जब वस्तु की अपनी कीमत के समान रहने पर, यानी उसकी खुद की कीमत तो क्या रहे, समान रहे, कीमत में कोई चेंज नहीं रहे। जब वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए अथवा कीमत कम हो जाए, कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम होनी चाहिए, लेकिन अब पूर्ति समान रह जाए, तो इसे बोला जाता है पूर्ति में वृद्धि। तो पूर्ति में वृद्धि के दो कारण होते हैं, कीमत समान रहे, पूर्ति बढ़ जाए, या कम कीमत पर जो पूर्ति को घटना था वो घटे नहीं बल्कि पूर्ति वो समान ही रहे, ये कहलाता है पूर्ति में वृद्धि। अब इसको हम एक तालिका से समझते हैं। ये आइसक्रीम की समान कीमत अधिक पूर्ति, और दूसरी जो सिचुएशन है कम कीमत पर समान पूर्ति। कीमत 3 रुपए की 3 रुपए ही रही है, पूर्ति है वो 3 से बढ़कर 4 हो गई, पूर्ति बढ़ गई समान कीमत पर, तो ये क्या है, पूर्ति में वृद्धि। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि कीमत घट जाए, तो कीमत घट जाए तो पूर्ति को भी घटना था, सामान्य सी बात, लेकिन पूर्ति समान रह जाए तो ये भी क्या कहलाता है, पूर्ति में वृद्धि। अब इसको एक ग्राफ से समझाते हैं हम। ये इसको मान लेते हैं हम सिचुएशन ए, और इसको मान लेते हैं सिचुएशन बी। हमने मार्क करते हैं पॉइंटों को, 1 2 3 4। ओ वाई अक्ष पर हम दिखाते हैं प्राइस को, और ओ एक्स अक्ष पर हम दर्शाते हैं क्वांटिटी को। अब मात्रा को भी दर्शा दो, 1 2 3। 3 कीमत पर 3 पूर्ति, 3 कीमत पर 3 पूर्ति, ये हो गया। 3 कीमत पर 4 पूर्ति, 3 कीमत पर ये हो गई 4 पूर्ति। अब दूसरा जो ग्राफ है वो
उसको देखते हैं हम। 3 कीमत पर 3 पूर्ति, ये हमारा पहला ग्राफ है। 2 कीमत पर 3 पूर्ति, 2 कीमत पर पूर्ति है वो 3 रहेगी। इस तरह से हमारे पास ये 2 बिंदु आ जाते हैं। तो इन बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र को पूर्ति वक्र कहते हैं। ये हमारा S1 यानी नया वक्र है। जो हमारा ओरिजिनल वक्र वो इस बिंदु पर बनेगा हमारा S। तो इस जो पहली सिचुएशन का जो वक्र है वो ये है, ए सिचुएशन का ये होता है हमारा B। तो पूर्ति है वो, यानी आपके राइट हैंड की तरफ जो हमारा पूर्ति वक्र है वो चेंज होगा राइट हैंड की तरफ, तो ये कहलाता है पूर्ति में वृद्धि। ग्राफ बनाने के बाद उसकी व्याख्या जरूर लिखते 3-4 लाइन में। इससे क्या होता है, चेकर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई इस बच्चे को डीप नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको अच्छे मार्क्स लेने में सहायक होती है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे जैसे हमने ग्राफ बनाया है सेम वही पॉइंट लिख दो तो वो बन जाएगी उसकी व्याख्या। कैसे, भाई रेखा चित्र में हमने ओ एक्स अक्ष पर मात्रा को दर्शाया है, ओ वाई पर हमने कीमत को दर्शाया। ऐसे हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। समान कीमत पर अधिक पूर्ति और कम कीमत पर समान पूर्ति की वजह से हमारा नया पूर्ति वक्र S1 आ जाता है। यह मूल पूर्ति वक्र के दाईं ओर है, यानी राइट साइड है। तो पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकना पूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है। ये हो गए भी हमारे इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूर्ति की में वृद्धि के कारण क्या है, अभी हम 7-8 कारण पढ़ेंगे। शॉर्ट में आपको एक ही कारण बताता हूं, उत्पादक का लाभ होना चाहिए। अगर उत्पादक का लाभ बढ़ रहा है तो वो अपनी पूर्ति है वो बढ़ा देगा। कैसे, जब तकनीक में परिवर्तन आ जाए, तो कोई नई तकनीक, ऐसी तकनीक आ जाए, उतने ही खर्चे में उतने ही साधनों से ज्यादा माल बना सकते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा माल बाजार में बिकने के लिए आएगा, तो क्या पूर्ति बढ़ जाएगी। जब उत्पादन के साधनों की कीमतों में कमी के कारण उत्पादन की लागत कम हो जाए, जो साधन थे, जो कच्चा माल था वो सस्ता हो गया, उत्पादक उसी खर्चे में ज्यादा उत्पादन कर सकता है, तो पूर्ति बढ़ जाएगी। जब प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है, इस पॉइंट को मैं बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि पूर्ति, जब प्रतियोगी वस्तुओं की कीमत में कमी होती है तो पूर्ति क्यों बढ़ती है, इसको हम बाद में समझाएंगे आज की क्लास में ही। जब फर्मों की संख्या में वृद्धि, भाई बाजार में नई कंपनियां आ गई, नई फर्म आ गई, नए उत्पादक आ गए, नए विक्रेता आ गए, तो अपना माल बाजार में बेचेंगे, तो बाजार में क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। जब भविष्य में कीमतें कम होने की संभावना, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना होगी, तो क्या होगा, उत्पादक को लगेगा भाई कीमत कम हो जाएगी, तेरा लाभ कम हो जाएगा, इसलिए उसको आज ही बेच दे, तो वर्तमान कीमतों पर पूर्ति की मात्रा है वो बढ़ा देता है। जब फर्म का उद्देश्य है लाभ अधिकतम करने की बजाय क्या हो जाए, बिक्री को अधिकतम करना होता है। जब फर्म ये सोचे भी मुझे माल ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तो क्या करेगी, वो कम कीमत पर भी कम प्रॉफिट में ही ज्यादा माल बेचने का प्रयास करेगी। जब अनुदान, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी बढ़ जाए, या सरकार जो कर लगाती है उसमें कमी हो जाए, इससे भी क्या होगा, उत्पादक को लाभ हो जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेगा। तो इन 7 कारणों से होती है हमारी पूर्ति में वृद्धि। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति में कमी के कारण। बिल्कुल पूर्ति में वृद्धि का इसका उल्टा ही होता हमारा पूर्ति में कमी। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाए, अथवा कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति समान रहे, इसे पूर्ति में कमी कहा जाता है। पूर्ति में वृद्धि की तरह पूर्ति में कमी भी 2 प्रकार की हो सकती है। पूर्ति शब्द के लिए भी कई जगह आपको मिल सकता है वर्ड पूर्ति, कई जगह वर्ड मिल सकता आपूर्ति। कंफ्यूज मत होना, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं पूर्ति में कमी। समान कीमत, कीमत उतनी रहे और पूर्ति उसकी अचानक घट जाए, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ति में कमी। अधिक कीमत, कीमत बढ़ रही है तो क्या उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पूर्ति बढ़ती नहीं, उतनी ही रहती है, तो ये कहलाता है पूर्ति में कमी को दर्शाता है। अब इसको वही तालिका रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। इस रेखा चित्र में हमने तालिका को 2 भागों में दर्शाया, भाग ए और भाग बी। भाग ए है समान कीमत पर पूर्ति में कमी को दर्शाता है। कीमत 3 की 3 है, लेकिन पूर्ति घटकर 3 इकाई से 2 इकाई हो गई, तो ये कहलाता है पूर्ति में कमी। इसी तरह कीमत बढ़ गई, 3 रुपए से 4 हो गई, तो पूर्ति भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पूर्ति हमारी बढ़ती नहीं, पूर्ति हमारी उतनी ही रहती है, तो ये क्या कहलाता है, पूर्ति में
कमी। अब इसको वही रेखा चित्र की सहायता से समझा सकते हैं हम। सेम वही रेखा चित्र बनेगा, फर्क क्या है इसमें, राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड की तरफ वो हमारा पूर्ति वक्र वो खिसक जाएगा। 1 2 3 और 4, 3 कीमत पर 3 पूर्ति, 3 कीमत पर 3 पूर्ति, 3 कीमत पर 2 पूर्ति। कीमत 3 है, पूर्ति हमारी 2 हो गई। 3 कीमत पर 3 पूर्ति, ये पॉइंट इसमें भी सेम है। 4 कीमत पर पूर्ति 3, कीमत 4 हो गई और पूर्ति है वो 3 होगी। तो ये हमारे 3 बिंदु हो जाते हैं। 3 बिंदुओं से हमारा ग्राफ बनेगा। ये है हमारा नया पूर्ति वक्र जिसे हम S1 के नाम से जानते हैं, और इसी के समानांतर हम खींच देंगे हमारा ओरिजिनल वक्र S और S। ये हमारा ओरिजिनल यानी कि मूल पूर्ति वक्र था। पूर्ति कीमत समान रही, पूर्ति कम हो गई, कीमत बढ़ गई और पूर्ति समान रही, तो इसकी वजह से जो हमारा पूर्ति वक्र है वो लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक जाता है। और ये क्या दर्शाता है, ये कहलाता है पूर्ति में कमी। तो सिंपल सा है, ये हमारा पूर्ति वक्र है। अगर ये लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक जाए तो ये क्या होता है, पूर्ति में कमी। अगर ये ओरिजिनल पोजीशन से राइट हैंड की तरफ खिसक जाए तो कहलाता है पूर्ति में वृद्धि। सिंपल सा 1 नंबर का सवाल बन सकता है आपका, पूर्ति वक्र में दाईं और खिसकाव यानी कि राइट हैंड खिसकाव क्या दर्शाता है, पूर्ति में कमी, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। का सही जवाब है पूर्ति में वृद्धि। तो हमने ये 2-3 माइनर सी बात है, इनको याद रखना है। अगर पूर्ति वक्र राइट हैंड की तरफ खिसक जाए, सीधे हाथ की तरफ चले जाए तो होता पूर्ति में वृद्धि। अगर उल्टे हाथ की तरफ चले जाए तब पूर्ति में कमी। याद रखने के लिए भाई, सीधे हाथ की तरफ यानी चीजें अच्छी हो रही हैं यानी पूर्ति बढ़ गई, उल्टे हाथ की तरफ चीजें उल्टी हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो यानी पूर्ति में कमी। तो ये था हमारा चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब करते हैं पूर्ति में कमी के कारण। पूर्ति में कमी के कारण क्या है, उत्पादक का, सरल शब्दों में कहें, उत्पादक का जो लाभ है वो कम हो जाए या उसकी लागत बढ़ जाए। ऐसे कोई भी कारण जिससे उत्पादक का लाभ कम होता हो या लागत बढ़ती हो, उसकी वजह से क्या होगा, पूर्ति में कमी हो जाएगी। पहला, जब तकनीक के पुराने पड़ जाने पर उत्पादन की लागत बढ़ जाए। पुरानी तकनीक थी, खर्चा ज़्यादा होने लगा, मशीनें पुरानी हो गई, रोज की रोज मैकेनिक को बुलाओ, उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, पूर्ति कमी हो जाएगी। जब उत्पादन के कारकों की कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, इससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। भाई कच्चा माल ही महंगा हो गया, कच्चा माल महंगा होगा तो पूर्ति कम हो जाएगी। जब प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो पूर्ति में कमी होगी। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी ही थोड़ी देर में। इस पॉइंट को मैं फिर से नोट कर रहा हूँ। जब प्रतियोगी वस्तु होती हैं उनमें कीमत में चेंज हो जाए तो उसमें पूर्ति कम या ज्यादा क्यों होती है। चौथा पॉइंट हमारा, जब बाजार में फर्मों की संख्या कमी हो, जब 3-4 कंपनी बाजार छोड़ के चली गई, बाजार में छोड़ के चली गई तो क्या होगा, बाजार में उस वस्तु का उत्पादन मात्रा कम हो जाएगी। जब फर्म निकट भविष्य में कीमतों में बढ़ने की संभावना अनुमान लगाती है, जब उसको ये लगे कि 15 दिन बाद कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने का मतलब उत्पादक का प्रॉफिट, तो वो वर्तमान में पूर्ति कम कर देगी, भविष्य में उस माल को बेचने के लिए उस माल को स्टॉक करना शुरू कर देगी। छठा, जब फर्म का उद्देश्य बिक्री अधिकतम करने के स्थान पर क्या हो, लाभ को अधिकतम करना। भाई हमने चाहे 5 इकाई कम बेच लेंगे लेकिन हमने मोटा लाभ कमाना, तो क्या करेगी, पूर्ति की मात्रा को कम कर देगी ताकि बढ़े। या जब सरकार अनुदानों में कमी कर दे, सब्सिडी कम कर दे या टैक्स बढ़ा दे, तो भी इससे पूर्ति में कमी हो जाएगी। ये थे हमारे पूर्ति में कमी के कारण। अब हम पढ़ते हैं पूर्ति में वक्र का खिसकाव क्या होता है। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं इसको। पूर्ति में कमी या वृद्धि से पूर्ति वक्र में क्या होता है, खिसकाव होता है। पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकाव पूर्ति में वृद्धि कहलाता है। दाईं ओर यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर की तरफ यदि खिसक जाए तो पूर्ति में वृद्धि को प्रकट करता है। इसके विपरीत बाईं ओर खिसकाव पूर्ति वक्र में कमी को प्रकट करता है। वही इस रेखा चित्र से स्पष्ट करें। ये मान लीजिए हमारा फर्म का कोई कीमत वक्र है, इस ये पी हमारा कीमत पर
ये हमारा एस एस हमारा पूर्ति वक्र है। अगर ये इस तरफ यानी कि दाईं ओर राइट साइड खिसक जाता है तो ये होता है पूर्ति में वृद्धि। दाईं ओर खिसक कर S1 हो गया तो ये दिखाएगा क्या, पूर्ति में वृद्धि। अगर ये बाईं ओर लेफ्ट साइड में आ जाए खिसक कर और नया पूर्ति वक्र S2 बन जाए तो ये कहलाता है पूर्ति में कमी। ये 1 नंबर का सवाल है भाई, आपने इसको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पूर्ति वक्र अगर दाईं ओर खिसक जाए तो क्या कहलाता है, बाईं ओर खिसक जाए तो क्या कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि विभिन्न जो तत्व होते हैं उनमें चेंज का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जो 3-4 सबसे मेन इंपॉर्टेंट तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे कि भी अगर इनमें चेंज हो जाए, ये कम हो जाए तो पूर्ति में क्या होता है, अगर ये बढ़ जाए तो पूर्ति में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा तकनीक में परिवर्तन का पूर्ति पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी या तकनीक में सुधार होने से उत्पादन की सीमांत तथा औसत लागत घट जाए। भाई कोई नई टेक्निक आ गई, उतने ही समय में उतने ही माल से ज्यादा माल बनने लग गया तो क्या होगा, लागत घट जाएगी, सीमांत और औसत लागत घट जाएंगी, क्योंकि पहले से कम साधन लगाकर उत्पादक वो अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकता है। अतः उत्पादक प्रचलित कीमत पर भी अधिक पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसका उतना खर्चा हो रहा है, उतनी मशीनें लग रही हैं, उतना उसका कच्चा माल लग रहा है। लेकिन कोई नई तकनीक की वजह से उत्पादन बढ़ गया तो क्या करेगा, उत्पादन को बेचेगा, ये घर पे थोड़ी रखेगा, तो बाजार में पूर्ति की मात्रा बढ़ा देगा। फलस्वरूप पूर्ति वक्र आगे को दाईं ओर खिसक जाता है। यह पूर्ति में वृद्धि की स्थिति को प्रकट करता है। ग्राफ से बनाए तो ग्राफ सबका एक ही बनेगा, ज्यादा विस्तार से एक को समझाते हैं तो उसके बाद सारे सेम बनेंगे। OX पर क्वांटिटी, OY पर प्राइस, ये हमारा प्राइस वक्र है। इस पर हमारा जो सप्लाई है वो SS है। टेक्निक में परिवर्तन आ गया, नई तकनीक आ गई, उत्पादक की लागत घट गई, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई तो ये राइट हैंड की तरफ खिसक जाएगा, नया पूर्ति वक्र S1 हो जाएगा और ये दर्शाता है पूर्ति में वृद्धि का। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि तकनीक पुरानी हो गई तो क्या होगा, उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी, ये बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी पूर्ति में कमी हो जाएगा। अब जितने भी तत्व पढ़ेंगे उनकी व्याख्या और जो ग्राफ है बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। अगला कारण पढ़ते हैं आगत, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो जो कच्चा माल है। आगतों की कीमत में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर प्रभाव। आगतों या साधनों की कीमत में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। आगतों की कीमत में यदि वृद्धि हो तो क्या होगा, उत्पादक की लागत है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, यदि आगत या कच्चे माल या उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, सीमांत और औसत लागत वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, उत्पादक प्रचलित कीमत पर, आज के दिन जो बाजार में जो कीमत रेट चल रहा है उस पर वो पूर्ति वो कम करेगा और पूर्ति वक्र है बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि बाईं ओर इधर की तरफ खिसक जाएगा। यह पूर्ति में कमी को प्रकट करता है। इसके विपरीत यदि आगतों की कीमत गिर जाए, कच्चा माल सस्ता हो जाए, उत्पादन के साधन उनकी कीमत सस्ती हो जाए तो क्या होगा, सीमांत लागत और औसत लागत घट जाएगी, उत्पादक के लाभ वो बढ़ जाएंगे। तो क्या करेगा, उत्पादक प्रचलित कीमत पर अधिक पूर्ति करने के योग्य हो जाता है। इस स्थिति में पूर्ति वक्र आगे की ओर दाईं ओर खिसक जाता है। इसमें खिसकता है पीछे की ओर, इसमें खिसकता है आगे की ओर, यानी इस तरफ जिधर ये तीर का निशान लगा रखा है। और ये क्या दर्शाता, पूर्ति में वृद्धि। रेखा चित्र बनाएंगे तो वही हमारा सेम बनेगा। ये हमारा ओरिजिनल पूर्ति वक्र एस है। आगतों की कीमत में कमी आ गई, आगतों की कीमत में कमी, इसमें किसकी कमी, आगत की, जो हमारे उत्पादन की सागत। तो पूर्ति वक्र है हमारा S1 हो जाएगा। यदि इनकी कीमत में वृद्धि हो गई, महंगे हो गए, कच्चा माल महंगा हो गया तो पूर्ति वक्र हो जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ, बाईं तरफ S2। व्याख्या सबकी एक जैसी ही रहेगी, लगभग एक जैसी बिंदु है, बस थोड़ा सा आपके समझने के लिए अलग अलग इन्होंने हेडिंग बना दिया। और पेपर में एक जो हेडिंग है वो आ ही जाती है कि उत्पादन कर में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र में क्या प्रभाव पड़ता है, या उत्पादन के कारकों की कीमत में परिवर्तन का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टाइप में आपका जो 3 नंबर का एक जो छोटा प्रश्न है वो आ ही जाता है। तीसरा हमारा बिंदु है, यदि उत्पादन कर, सब्सिडी इत्यादि में परिवर्तन हो जाए तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक ये छोटा प्रश्न बन रहा है। उत्पादन कर या एक्साइज टैक्स क्या होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन पर लगाया जाता है।
सामान्यतः यह फर्म के उत्पादन की प्रति इकाई पर लगाया जाता है। तो यदि उत्पादन कर बढ़ जाए तो क्या होगा, उत्पादक की सीमांत और औसत लागत वो बढ़ जाएगी। यदि करों में वृद्धि होती है, यदि कर बढ़ जाए या सब्सिडी घट जाए, तो एक उत्पादक प्रचलित कीमत पर कम पूर्ति करेगा या पहले जितनी मात्रा को ऊंची कीमत पर बेचना चाहेगा ताकि उसका लाभ है वो उतना ही रहे, जो कर उस पे लगे हैं एक्स्ट्रा वो उसके बच जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूर्ति में कमी होगा। इसके विपरीत पहले इसको समझा देता हूं मैं। ये हमारा ओरिजिनल पूर्ति वक्र था एस एस, प्रारंभिक पूर्ति वक्र था एस एस। कर बढ़ गए, सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दी तो क्या उत्पादक का लाभ कम हो गया, उत्पादक का खर्चा बढ़ गया, तो पूर्ति वक्र बाईं और लेफ्ट साइड खरीद कर क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड जाना क्या कहलाता, पूर्ति में कमी कहलाता। इसके विपरीत यदि उत्पादन करों में कमी हो जाए, सरकार ने कोई चीज टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स कम कर दिया, तो क्या होगा, उत्पादक की सीमांत लागत और औसत लागत घट जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसी कीमत पर अधिक पूर्ति करने के योग्य हो जाता है, इससे पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। यदि टैक्स कम हो जाए तो पूर्ति वक्र S2 हो जाएगा, राइट हैंड की तरफ चला जाएगा। ये कहलाता है पूर्ति में वृद्धि को। और अब हम पढ़ेंगे सबसे चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैंने बोला था आपको कि हम इसका बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संबंधित वस्तुओं का किसी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तु हमें पता है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रतिस्थापन, यानी कि जब एक की जगह दूसरे को प्रयोग कर सके, जैसे चाय, कॉफी या पेप्सी या कोका कोला, जब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रयोग कर सके वो कहलाते हैं प्रतिस्थापन। दूसरा होता है पूरक, जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाए, जैसे अगर कार की मांग बढ़ जाए तो क्या होगा, पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाएगी। जैसे जूता है, जूते के साथ किसकी मांग होगी, जुराब की। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश की। तो ये कहलाती है हमारी पूरक वस्तुएं, जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाए। तो पूर्ति के अध्ययन में जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनका महत्व कम होता है, नए के बराबर होता है, क्योंकि कार की पूर्ति बढ़ेगी तो पेट्रोल की पूर्ति भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर जूते की पूर्ति बढ़ेगी तो जुराब की पूर्ति भी बढ़ेगी। जूते की पूर्ति कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, जुराब की भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो इसका अध्ययन हम कम करते हैं। हमारा अध्ययन इंपॉर्टेंट होता है प्रतिस्थापन। जब प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की पूर्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि चाय के दाम बढ़ जाए तो इसकी प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, कॉफी। जब चाय के दाम बढ़ जाते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ रहे हैं हम। जब प्रतिस्थापन वस्तुओं में दो हैं, चाय और कॉफी, यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा, देखते हैं। ये कॉफी की पूर्ति की बात कर रहे हैं हम। जब चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो कॉफी के उत्पादक अपने स्टॉक को रोक लेंगे और कॉफी की कीमत में वृद्धि की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता कि चाय के दाम बढ़ गए तो लोग बाग क्या खरीदेंगे, कॉफी। तो थोड़ी सी कीमत है वो पूर्ति की भी बढ़ जाएगी, तो क्या करेंगे, बाजार में पूर्ति कम कर देंगे, स्टॉक को रोक लेंगे, कीमत में वृद्धि की प्रतीक्षा करेंगे। कॉफी की प्रचलित कीमत पर वो इसकी कम मात्रा बेचेंगे, तो क्या होगा, पूर्ति घट जाएगी। तो रूल बन गया हमारा, प्रतिस्थापन वस्तुओं में यदि एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की पूर्ति है वो घट जाएगी और पूर्ति वक्र पीछे की ओर खिसक जाए। पीछे की ओर मतलब इधर की तरफ। इसके विपरीत यदि चाय की कीमत घट जाए, चाय की जो कीमत है वो घट जाए, क्या होगा, उत्पादक अपने स्टॉक को जल्दी से जल्दी बेचना चाहेंगे, अन्यथा जो ग्राहक हैं, जो क्रेता हैं, कॉफी की अपेक्षा चाय की मांग अधिक करने लगेंगे। चाय की कीमत घट रही है तो कॉफी वालों को डर लगेगा कि कहीं सारे ग्राहक वो चाय न मांगना शुरू कर, क्या करेंगे, वर्तमान कीमत पर ही चाय कॉफी की अधिक मात्रा की पूर्ति कर देंगे या कॉफी की कीमत है वो कम कर देंगे।
तो प्रचलित कीमत पर कॉफी की अधिक से अधिक मात्रा को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके फलस्वरूप पूर्ति है वो बढ़ जाएगी और पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसक जाएगा। तो यदि चाय की कीमत घट जाती है तो कॉफी की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब इनमें उल्टा संबंध होता है। प्रतिस्थापन वस्तुओं में संबंध क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। यदि प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की पूर्ति है वो कम हो जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तुओं में यदि कीमत घटती है तो दूसरी की पूर्ति है वो बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके लिख दीजिए। अब हम कर रहे हैं हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, समय तत्व और पूर्ति का व्यवहार। भाई पूर्ति है अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार करती है, अलग अलग उसकी मात्रा वो निर्भर होती है। पूर्ति मात्रा निर्भर होती है समय पर। तो अर्थशास्त्रियों ने क्या कर रखा है? अर्थशास्त्रियों ने समय अवधि को 3 प्रकारों में बांटा। सबसे पहला है हमारा अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड। अति अल्पकाल जिसे बाजार अवधि या बाजार काल भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई आपका 1 नंबर वालों में। अति अल्पकाल या बाजार अवधि या बाजार काल समय की उस अवधि को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह से उत्पादन में परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता। अतः पूर्ति को अधिक से अधिक उसके वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है। पूर्ति को यदि मार्केट में कीमत कितनी बढ़ जाए हम उसको स्टॉक से ज़्यादा पूर्ति है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना समय होता ही नहीं कि नई फैक्ट्री डालने। कैसे उदाहरण से समझते हैं? उदाहरण के लिए एक मुर्गी फार्म में अति अल्पकाल में अंडों की पूर्ति उतनी ही होती है जितने की अंडे स्टॉक में होते हैं। जितने स्टॉक में अंडे रखे उतने ही अंडे बेच सकता है। चाहे 100 रुपये के 200 रुपये देने आ जाए वो ज्यादा अंडे नहीं दे सकता। क्यों? किसान के लाख निवेदन करने पर, लाख प्रार्थना करने पर भी मुर्गियां अधिक अंडे नहीं देंगी। मुर्गियां तो अपने शेड्यूल के हिसाब से अंडे देंगे, अपने टाइमिंग के हिसाब से देंगी। तो अल्पकाल में हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, केवल स्टॉक की मात्रा तक ही पूर्ति हम कर सकते। वास्तव में जो नाशवान वस्तुएं होती हैं यानी जो जल्दी खराब होती है जैसे हरी सब्जियां, दूध, इनकी पूर्ति अल्पकाल में पूर्णतया बेलोचेदार होती है। इन्हें हम खड़ी रेखा द्वारा पूर्णतया बेलोचेदार पूर्ति के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ये होता है हमारा पूर्णतया बेलोचेदार पूर्ति। यानी चाहे कीमत P हो तो भी मात्रा Q रहेगी, कीमत बढ़कर P1 हो जाए तो भी उसकी क्वांटिटी पूर्ति Q ही रहेगी, और कीमत घटकर P2 हो जाए तो भी उसकी क्वांटिटी Q ही रहेगी। अब हम पढ़ते हैं हमारी समय की दूसरी अवधि अल्पकाल, जिसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसका अर्थशास्त्र में काफी महत्व है, बहुत, बल्कि ये सबसे ज्यादा महत्व है वो अल्पकाल का ही होता है। जो हमारे कारक के प्रतिफल होते हैं या साधन के प्रतिफल, तो दूसरा नाम है साधन के प्रतिफल, वो हमारे अल्पकाल में ही लागू होते हैं। अल्पकाल समय की उस अवधि को कहते हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको बताने भूल गया भाई, अर्थशास्त्र में जो समय होता है ना घड़ी के या कैलेंडर के हिसाब से नहीं होता। अर्थशास्त्र में ये नहीं कि भाई हम 2 घंटे को अति अल्पकाल बोलेंगे, 1 दिन को अल्पकाल बोलेंगे या 6 महीने को दीर्घकाल बोलेंगे। नहीं, अर्थशास्त्र में अल्पकाल पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करता है, कई तत्वों पर निर्भर करता है। इसका कैलेंडर से कोई समय नहीं होता। अर्थशास्त्र में 2 दिन भी दीर्घकाल हो सकते हैं और 2 साल है वो अति अल्पकाल हो सकता है। ये देखा जाता है। हम किस संदर्भ में बात करें? यदि हम एक अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें तो 1 साल उसके लिए अल्पकाल या अति अल्पकाल ही होता है। यदि हम मान लीजिए नाशवान वस्तुओं की बात करें तो उसके लिए 1 हफ्ता ही क्या हो जाएगा? दीर्घकाल हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र में जो समय होता है वो कैलेंडर के या घड़ी के समय से अकॉर्डिंग नहीं होता। तो अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें घटते बढ़ते या परिवर्तनशील साधनों का अधिक उपयोग के द्वारा पूर्ति में वृद्धि हम कर सकते हैं। इस अवधि में जो स्थिर साधन होते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, भूमि, इनमें परिवर्तन है वो नहीं कर सकते, ये स्थिर होते हैं। तो यदि हमने पूर्ति में वृद्धि करनी है तो जो परिवर्तनशील साधन है जैसे श्रम या पूंजी,
उसमें परिवर्तन करके हम पूर्ति में परिवर्तन करते हैं। अतः बंधे साधन होने की वजह से पूर्ति को केवल एक सीमा तक ही हम कीमतों में परिवर्तन के साथ के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर सकते हैं। जो हमारा अति अल्पकाल था, अति अल्पकाल, उसमें जो पूर्ति है उसको केवल हम स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं। जो हमारा अल्पकाल है उसमें जो पूर्ति को हम उत्पादन क्षमता तक ही बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा दीर्घकाल होता है जिसे हम अभी पढ़ेंगे, उसमें हम उत्पादन को मांग के अनुसार घटा सकते हैं और मांग के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तीसरा है हमारा दीर्घकाल या लॉन्ग रन। दीर्घकाल समय की उस अवधि को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि इसमें उत्पादन के सारे साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, ये सारे के सारे परिवर्तनशील होते हैं। तकनीक सुधार इस अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई कोई नई तकनीक आती है, कोई नई मशीन आती है, वो ये तो है नहीं हफ्ता 10 दिन में आ जाए, सालों लग जाते हैं एक नई मशीन बनाने में, नई तकनीक लाने में। तो जो तकनीकी सुधार वो दीर्घकाल में होते हैं। और दीर्घकाल में जो उत्पादन के नियम लागू होते हैं उन्हें बोला जाता है पैमाने के प्रतिफल। और जो अल्पकाल में लागू होते हैं वो होते हैं हमारे साधन के पैमाने के प्रतिफल। तो पूर्ति वक्र है वो मांग वक्र के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें पूर्ति को हम मांग के अनुसार उत्पादन के कारकों में परिवर्तन करके घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। दीर्घकाल में पूर्ति वक्र अल्पकाल की तुलना में कीमत परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है वो होता है। अल्पकाल की तुलना में पूर्ति वक्र में खिसकाव बहुत अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। दीर्घकाल में पूर्ति वक्र की तुलना में, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की तुलना में अल्पकालीन पूर्ति वक्र वो बहुत अधिक खड़ी ढाल वाला होता है। यदि हम दोनों पूर्ति वक्रों की, यदि हम एक पूर्ति वक्र बना रहे हैं तो वो हम सामान्यतः ऐसे ही बनाते हैं। यदि हम एक पूर्ति वक्र बना रहे हैं तो ऐसे। लेकिन यदि हमें एक ही ग्राफ में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को दिखाना है, शॉर्ट टर्म जो हमारा सप्लाई कर्व है ये थोड़ा खड़ा होता है और जो हमारा लॉन्ग रन होता है वो थोड़ा चपटा होता है, यानी झुका हुआ होता है। ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व। सिंगल ग्राफ में तो चाहे लॉन्ग रन बनाना हो या शॉर्ट टर्म हम कैसे भी बना सकते हैं। यदि एक ही ग्राफ में हमने दोनों दिखाने हैं तो जो शॉर्ट टर्म जो पूर्ति वक्र होता है, ये वाला शॉर्ट टर्म वो थोड़ा खड़ा होता है और जो लॉन्ग रन वाला होता है वो थोड़ा चपटा होता है, यानी कि नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है अल्पकालीन पूर्ति वक्र की तुलना में अधिक चपटा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। की क्लास में हमने सीखा पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी और पूर्ति में या पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी के कारण हमने सीखे। उसके बाद विभिन्न तत्व जैसे तकनीक में परिवर्तन का कारण, आगतों की कीमतों में कमी का परिवर्तन, उत्पादन कर में कमी या वृद्धि हो जाए तो उसका पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और संबंधित वस्तुओं की कीमत का पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीखा समय तत्व और पूर्ति का व्यवहार। अब हम हमारी क्लास का एंड करते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।